आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में चली बातचीत के दौरान यमनी हुकूमत और बागियों के दरमियान 3 उमूर पर मफाहमत हो गई है और मीटिंग का आज आखिरी दिन था। बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल यमन के सरकारी वफ्द के मुताबिक शुरुआती कशीदगी के बाद बातचीत खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई और जिन उमूर पर इत्तफाक राय बनने की खबर है उनमें सना एयरपोर्ट को अदन और शियोन एयरपोर्ट के जरिए ऑपरेशनल बनाना, मईशत को बेहतर करने के लिए बाहमी ताउन और कैदियों का बाहमी तबादला अहम रहा है। हालांकि सना एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बनाने पर इत्तफाक हो गया है, ताहम हौसियों का मुतालबा है कि इस अमल की निगरानी खुद अक़वाम मुत्तहिदा करे, लेकिन साहिली शरह अल हौदिदा में जंगबंदी और ताज शहर का मुहासरा खत्म करने पर फरीक़ैन के माबैन मुसालहत नहीं हो पाई है। वाज़ेह है कि अल हौदिदा बंदरगाह पर हुकूमत हौसियों का कंट्रोल खत्म करना चाहती है और कोई नतीजा अभी इस पर बरामद नहीं हो सका है। सहाफ़ी जमाल खाशोगी कत्ल मामले में अमेरिकी सीनेट का रुख सऊदी अरब के खिलाफ सख्त होता जा रहा है। सदर ट्रंप की पसंद के बरखिलाफ कांग्रेस ने उस करारदाद को मंजूर कर लिया है जिसका पहला नतीजा यमन में जारी जंग में सऊदी अरब और इत्तहादियों की फौजी इमदाद बंद करने के तौर पर सामने आ सकता है। डेमोक्रेट्स के साथ साथ 11 रिपब्लिकन अरकान ने भी इस तजवीज़ के हक में वोट दिया। वाज़ेह है कि तजवीज़ पर पेशरफ्त के लिए 60 मेंबरान की हिमायत दरकार थी, जिसे हासिल कर लिया गया है और तजवीज़ कबूल होने के बाद इस मसले पर सीनेट में बहस और वोटिंग का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि मौजूदा वोटिंग अमल को महज सलामती के लिहाज से एक अलामती माना जा रहा है, क्योंकि अमूमन ऐवान नुमाइंदगान इस तरह के मामलात में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन सदर इस तरह के किसी फैसले को वीटो कर सकते हैं। तजवीज़ की तौसीक और मुस्तरद करने का उनका हक महफूज है। तजवीज़ के हक में वोट देने वाले मेंबरान का कहना है कि सीनेट यमन बहरान और खाशोगी कत्ल मामले में हुकूमत के मौजूदा रुख से ज्यादा खुश नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले में अमेरिकी सदर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पुरजोर हिमायत कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस से कहा कि वो कोई ऐसी तजवीज़ पास न करें जिससे कि अमेरिका को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हो। एक रोज कबल ही वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने भी कहा था कि खाशोगी कत्ल मामले में प्रिंस सलमान का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि CIA को इस थ्योरी को कबूल CIA नहीं करती है। The current relationship with Saudi Arabia is not working for America. They have been strategic allies and could be in the future. But right now, it is more of a burden than it is an asset. And why do I say that? This country, led by the de facto leader as the Crown Prince, has been a wrecking ball. And the Khashoggi incident is just one of many, but the most egregious. And I think most people can relate to why we're upset. I want to let the President know that I think you're right about Saudi Arabia having been a strategic ally, and they could be in the future, but I think you're wrong about what's going on here. That just because you're our ally, you cannot kill with impunity and believe you can get away with it. That's a global message that we need to send, and at the end of the day, if we don't send that message, then I worry for what path we move ahead. This is not going away. This is something we are going to continue to work at because people need to be held accountable for what's happened. And this is a bipartisan effort that will continue. So I'm pleased to join my colleagues today, those people who have been in the forefront of trying to call attention to what's happening in Yemen, to call attention and hold people accountable for Jamal Khashoggi's murder. अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने ईरानी लीडरशिप की तनकीद करते हुए कहा कि ईरान UN सिक्योरिटी काउंसिल से किए गए अहद की पाबंदी नहीं कर रहा है। ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान अभी तक अपने मिसाइल प्रोग्राम को जारी रखे हुए है। वाज़ेह हो कि एक दिन कबल ही ईरानी फजाइया की चीफ ने दरमियानी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल के कामयाबी तजुर्बे का दावा किया था। काउंसिल मेंबरान के साथ हुई मीटिंग के बाद उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का ये फर्ज है कि मशरिक़ वस्ता के अवाम की ईरानी मिसाइल से हिफाजत की जाए। Now it's time for this Security Council to get serious about this real risk from proliferation from the Iranian regime. And it is our determination to do everything we can, everything within, as the President says, everything we can to make sure that we do the right thing. We're going to exert American leadership to build a coalition. And you heard today
You heard 11 members of the Security Council join the United States in expressing their concerns about the Iranian missile proliferation. We're going to work with a coalition to build out a set of responses that deliver deterrence against Iran and its continued proliferation of ballistic missiles and ballistic missile systems that have the potential to carry nuclear warheads. We continue to see the Islamic Republic of Iran behaving in ways that are inconsistent with keeping people safe all around the world. And we need to figure out how together we can build out a coalition to push back against that. इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकबूजा मगरिबी किनारे में जारहानी कार्रवाई के दौरान हमास के 2 कारकुनों को हलाक कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में छापामार की कार्रवाई के दौरान कई मकामात पर इजरायली फौज और हमास जंगजुओं के दरमियान जबरदस्त तसादम हुआ। रमल्ला और नबलूस में हुए इस ऑपरेशन में इजरायली फौज के कमांडो शामिल थे। बुध की दरमियानी रात से शुरू हुआ ऑपरेशन आज सुबह तक जारी रहा। दीवारों पर गोलियों के निशान से पता चलता है कि तसादुम की नौयत कैसी थी। दीवारों पर जगह जगह गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं और इसराइल का दावा है कि गुज़िश्ता इतवार को इन्हीं में से एक ने 2 इजरायली शहरियों को हलाक किया था। उधर यरूशलेम के पुराने इलाके में भी पुलिस फोर्स ने एक फलस्तीनी को हलाक कर दिया। पुलिस का कहना है कि उसने 2 पुलिस एहलकारों पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। महलूक शख्स की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई है और इसराइल का इल्जाम है कि इन इलाकों में हमास की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। कहा जा रहा है कि हमास की मकबूलियत के पेश नजर फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इजराइल के साथ दूरी बढ़ानी शुरू कर दी है। फलस्तीनी सदर की जानिब से इजरायली कार्रवाई पर कोई तबसरा नहीं किया गया, लेकिन हमास ने बयान जारी करके इजराइल के खिलाफ मुसल्लह जंग जारी रखने की बात कही है। During overnight operations by the Israeli National Counterterrorism Unit, the Yamam, 2 terrorists were shot and killed. Both the terrorists were involved in recent terrorist attacks. One of the terrorist attacks that had taken place, 2 Israelis were killed just over 2 months ago. And in the second operation that took place, the second terrorist that was killed was behind the shooting attack that took place a few days ago, where a woman was injured seriously and unfortunately her baby had passed away in hospital. तमाम इराकी अवाम दहशतगर्दी का शिकार है, ये कहना है 2018 नोबेल पीस प्राइज विनर नादिया मुराद का। बगदाद में मुनक्किद एजाज़िया तकरीब में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को बिला तफरीक सभी फ़िरक़ों से बात करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। उन लोगों की यजीदी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाली नादिया को कांगो के डॉक्टर डेनिस के साथ मुश्तरका तौर पर इस साल का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है और तकरीब में इराकी सदर बरहाम सालेह समेत बड़ी तादाद में सीनियर एहलकार मौजूद थे। एजाज़ हासिल करने के बाद नादिया का ये पहला बगदाद दौरा था। नादिया उन हज़ारों ख़वातीन और लड़कियों में से एक थीं जिन्हें 4 साल कबल दाइश के शिद्दत पसंदों ने मौसूल से अगवा करने के बाद जिस्मानी इस्तेहसाल का शिकार बनाया था। 3 माह बाद नादिया दाइश की गिरफ्त से आज़ाद होकर जर्मनी पहुंच गई थी और इसके बाद से ही वो यजीदी ख़वातीन के खिलाफ हो रहे जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ तहरीक चला रही हैं। आपको बता दें कि शुमाली इराक के सिंजार इलाके की अक्सरियत यजीदी और सुन्नियों पर मुश्तमिल है। जंग के सबब यहां पर अब तक हजारों यजीदी हलाक और अगवा किए जा चुके हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने आइंदा चंद दिनों के अंदर दरियाए फरात के मशरक़ी इलाकों में फौजी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। अनकरा में एक सनती इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शुमाली शाम में सरगर्म कुर्द बागियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई का वक्त आ गया है। तुर्की सरहद के जुनूब में वाक़ इस इलाके पर पीपल्स प्रोटेक्शन ग्रुप्स का कब्जा है और तुर्की इन्हें PKK की इजाफी शाख करार देते हुए इस दहशतगर्द तंजीम मानता है। अर्दोगान के इस ऐलान के बाद तुर्की और अमेरिका के बाहमी रिश्तों में मजीद कशीदगी के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका YPG को दाइश के खिलाफ आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करता है और उसे दहशतगर्द तंजीम नहीं मानता। हालांकि एर्दोगान ने वाज़ेह किया है कि फौजी ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तुर्की फौज का हदफ मशरक़ी फरात में तैनात अमेरिकी फौज नहीं बल्कि YPG के मुबैना दहशतगर्द हैं। आपको बता दें कि फरात के मगरबी इलाके को बागियों के असर से आज़ाद कराने के लिए तुर्की और अमेरिका के माबैन मुआहदा हुआ था और तुर्की चाहता है कि साल के आखिर तक इलाके को YPG से पूरी तरह पाक कर दिया जाए, जिसके बाद शुमाली शाम के इस इलाके में गुज़िश्ता नवंबर से ही दोनों मुल्कों की मुश्तरका फौजें पेट्रोलिंग का काम कर रही हैं। पेट्रोलिंग का और YPG पर हमले के बाद इनके बीच इख्तलाफ उभरने लगे हैं। मुआहदे को लेकर अमेरिकी इंतजामिया की टालमटोल की पॉलिसी और YPG को लेकर के तुर्की के खस्त मौक़िफ़ के हालात मजीद इस वजह से हालात और पेचीदा हो गए और 3 दहाई कबल PKK और तुर्की के दरमियान हुई जंग में तकरीबन 40,000 कुर्द
हलाक हुए थे। इंडोनेशिया के सयाहती मकाम बाली में रेड लाइट एरिया और नाइट क्लब में काम करने वालों को मजहब से करीब करने की कोशिश की जा रही है। इनमें मर्द और खवातीन सभी शामिल हैं और ये मुहिम शुरू की है मौलाना हबीबुर रहमान नामी एक शख्स ने। रवायती मुबल्लगीन से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखने वाले हबीबुर रहमान इन मकामात पर अक्सर वाज और मजहबी तकरीर करते देखे जा सकते हैं। इसके अलावा इन वर्कर्स के वो बाकायदा नमाज का भी एहतमाम करते हैं। मकामी लोगों में गस मिफ्ताह के नाम से मशहूर हबीब उर रहमान की शोहरत मुल्क की सतह पर भी पहुंचने लगी है। उनका कहना है कि बदनाम पेशा समझे जाने के सबब इन्हें मस्जिदों में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता और उनका कहना है कि वो नहीं चाहते कि नाइट क्लब में काम करने वाले लोग खुदा और उसकी इबादत से दूर रहें। गम मिफ्ताह की इस कोशिश को जहां रोशन ख्याल तबकों में सराहा जा रहा है, वहीं रवायत पसंद तबका इससे नाराज है। उलमा काउंसिल का कहना है कि मिफ्ताह को इस्लाम के मुरव्वजा उसूलों से इनहराफ नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ नाइट क्लबों में काम करने वाले इससे काफ़ी मुतासिर हैं। उनका कहना है कि मजहब में उनका पूरा अकीदा है। और बांग्लादेश में बरसर इक़्तिदार अवामी लीग ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। बड़ी तादाद में पार्टी कारकुन राय दहिंदगान से पार्टी के हक में वोट करने की अपील कर रहे हैं। मकामी उम्मीदवार अपने हामियों के साथ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और घर घर जाकर के उनके दरमियान पार्टी का मंशूर तकसीम कर रहे हैं। खासतौर पर इश्तिहारी मुहिम में गाड़ियों और ट्रकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की गाड़ियां देखी जा सकती हैं जिसमें कि कारकुन पार्टी की हिमायत में लगाए गए नारे लगाते हुए देखे जा सकते हैं। बांग्लादेश में आइंदा 30 दिसंबर को आम इंतखाब होने हैं और साबिका तजुर्बों से सीख लेते हुए इस दफ़ा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP अपोजिशन जमातों का मुत्तहदा महाज बनाकर शेख हसीना से मुकाबला कर रही है। शेख हसीना मुसलसल तीसरी दफ़ा सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई हैं, लेकिन सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि इंतखाबात कितने शफाफ होते हैं। वाज़ेह है कि 2014 के इंतखाब में BNP ने हिस्सा नहीं लिया था और आधी से ज़्यादा सीटों पर तो बिला मुकाबला ही फैसला हो गया था। Leading people of different sectors of the society have joined in the campaign of Bangladesh, Awami League. So today we are going to start our campaign from Shahid Minar, and we shall start this campaign from Dhaka City. And they will go to different places of Dhaka City for the campaign in favor of our symbol, election symbol board. सलाम पर म्यांमार पुलिस तहवील कैद बैनुल-अक़वामी न्यूज एजेंसी के सहाफ़ियों की गिरफ्तारी को 1 साल हो गए हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ न्यूयॉर्क और लंदन में राइटर से वाबस्ता सहाफ़ियों ने पुरजोर एहतजाज किया और वालून और क्यावे सोई की फौरन रिहाई का मुतालबा किया। दोनों को सरकारी दस्तावेज के गलत इस्तेमाल और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में म्यांमार की एक अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद म्यांमार में जमहूरी इक़्तिदार की जो बका और तहफ़्फ़ुज़ है उस पर सवाल उठने लगे हैं। आलमी बिरादरी और ह्यूमन राइट्स ग्रुप इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं और दूसरी जानिब हुकूमत की सरबराह आंग सांग सू का कहना है कि सहाफ़ियों की गिरफ्तारी का रायजनी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील माइकल कोहेन को मैनहट्टन की एक अदालत ने माली बदअनवानी के इल्जाम में 3 साल कैद की सजा सुनाई है और उन पर इल्जाम है कि 2016 में आम इंतखाबात से कबल सदर ट्रंप के खिलाफ बयान न देने के लिए एक खातून को बड़ी रकम अदा की गई थी। हालांकि अमेरिकी सदर ने मुबैना खातून से किसी भी तरह का ताल्लुक होने से इनकार किया था। कभी ट्रंप के बेहद करीबी रहे कोहेन ने उनके खिलाफ बयान देकर के अमेरिकी सियासत में हलचल मचा दी थी। उनका कहना था कि ट्रंप के कहने पर ही उन्होंने ये रकम अदा की थी। बरतानी वजीर आजम थेरेसा मे वक्ती तौर पर उन्हें राहत मिली है। उनकी क़यादत के खिलाफ पेश की गई अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई है। वजीर आजम की क़यादत पर भरोसा जताते हुए 200 मेंबरान ने उनके हक में वोट दिया जबकि 117 अरकान ने उनके खिलाफ वोटिंग की। एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बावजूद मुखालफीन का कहना है कि वजीर आजम ने क़यादत का इखलाकी जवाज खो दिया है और वजीर आजम की क़यादत पर अब आइंदा 1 साल तक कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि आज से शुरू होने वाले यूरोपीय यूनियन के इजलास में वो अब संजीदगी से ब्रेक्जिट मुआहदे में तब्दीली की कोशिश करेंगी। वोटिंग खत्म होने के बाद हामियों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि ब्रेक्जिट मुआहदे से मुल्क की मफाद को किसी भी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचेगा।
उधर बरतानवी वजीर आजम को आज से शुरू हो रहे यूरोपीय यूनियन के इजलास में इस बात का पूरा मौका दिया जाएगा कि ब्रेक्जिट डील के हवाले से वो हुकूमत की परेशानियों से मेंबरान मुल्क को आगाह करें। 2 रोज कबल यूरोपीय ममालिक के दौरे के दौरान उन्हें इस बात का यकीन दिलाया गया था कि ब्रेक्जिट डील का नए सिरे से जायजा लेने पर मेंबरान मुल्क की रजामंदी हासिल होगी। हालांकि ऑफिशियली तौर पर वो साबिका मुआहदों में तब्दीली के इम्कानात को खारिज उन्होंने कर दिया है, लेकिन EU काउंसिल के सदर का कहना है कि बरतानवी पार्लियामेंट को इस बात की तरगीब दी जाएगी कि वो मुआहदे को मंजूरी दें। एक रोज कबल स्ट्रासबर्ग में हुई फायरिंग करने वाले शख्स को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मकामी पुलिस ने आज अपने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर मुश्तबा शख्स की तस्वीर पोस्ट की। क्रिसमस मार्केट में हुई फायरिंग में 2 शख्स हलाक और 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों से पुलिस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमलावर को तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि कैद के दौरान वो शिद्दत पसंदी के ज़ेर असर आ गया था, जिसके बाद उसने कार्रवाई की। पुलिस ने इसकी शिनाख्त शरीफ के तौर पर किया और पुलिस इस मामले को दहशतगर्दी के वाकयात से भी जोड़ करके देख रही है और इसकी तफ्तीश का रुख इस सिमत भी चल रहा है। इधर कनाडा की वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टियाना फ्रीलैंड ने कहा है कि हुवावे CFO की हवालगी कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक होगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात आड़े नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में आज़ाद अदलिया है और वो इस हवाले से कानूनी ज़ाब्तों के मुताबिक फैसला लेने में आज़ाद हैं। वाज़ेह हो कि अमेरिका हवावे की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अमेरिका को सौंपे जाने का मुतालबा कर रहा है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।